नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती 2006 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपकी यूपी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे जीआईसी प्रवक्ता भर्ती हो या आपकी एडेड स्कूलों वाली पीजीटी टीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भर्ती हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है ही। साथ ही साथ अन्य राज्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके जो परीक्षार्थी हैं, जो विशेषकर शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड अर्थात पीजीटी, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चर और नेट जेआरएफ, सभी के विद्यार्थी ये जो पेपर हैं इनको प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करें, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कर पाएं। इससे एक तो प्रश्न सॉल्व करने की हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, दूसरा जो प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं उनको बिना किसी पुस्तक विशेष में पढ़े बिना भी वो स्मृति में अंकित हो जाते हैं, अर्थात हमें याद हो जाते हैं। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास पूरे भारतवर्ष में के लिए एक ही है, व्याकरण भी एक ही है, काव्य शास्त्र भी एक ही है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नियम भी समान हैं। हाँ, कुछ परीक्षाओं में कम ज़्यादा होते रहते हैं, कहीं क्रोचे वाला लगा होता है, कहीं वो नहीं लगा होता, बस इतना ही अंतर आएगा। बाकी भारतीय विद्वान सभी जगह लगे रहते हैं। मेरा कहने का सरल तात्पर्य यह कि आप लोगों का जो प्रश्न बार बार आता है कि मैम यह तो क्या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शुक्ल के अलावा किसी दूसरी पुस्तक को पढ़ाना पड़ेगा, या शुक्ल की पुस्तक पीजीटी के लिए उपयोगी है, या सिर्फ नेट के लिए ही पढ़ना है? ये सारे प्रश्न जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन सब का मैं उत्तर यही दूंगी कि शुक्ल की पुस्तक पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य है। ऐसा नहीं है कि आप किसी नेट के लिए उसको पढ़ना है, पीजीटी के लिए नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा था कि सेकंड ग्रेड और टीजीटी का जो पेपर है उसका शायद स्तर थोड़ा सा आपके नेट के स्तर से कम रहता है, तो वहाँ उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप उच्च स्तरीय हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्ल की पुस्तक आपके लिए अनिवार्य है। कैसे? देखिए, जो सरल प्रश्न आते हैं जो कि आपको हर गाइड में या हर जगह आपको मिल जाते हैं, उनके उत्तर सभी विद्यार्थी देते हैं, लेकिन विद्यार्थी सबका सिलेक्शन नहीं होता। जहाँ बहुत 60 या 40 जगह हैं, उन जगहों पर आपको यदि फाइनल चयन लेना है अपना, तो आपकी तैयारी बाकी से बेहतर होनी चाहिए। उन कठिन प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे जिनके कि और विद्यार्थी नहीं दे पा रहे, तभी तो आप मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। अब देखते हैं पहला प्रश्न, बाकी बातें बाद में करेंगे। और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के किस प्रकार पेपर सेट हो रहा है, अभी विशेष बात करेंगे यूपी पीजीटी के संदर्भ में। तो सारी चीजें बीच बीच में बातें करते रहेंगे, ताकि ये इसमें 125 कुल प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। अब इतने सारे प्रश्न लगातार सॉल्व करते हुए कुछ बोरियत ना हो, इसलिए बीच बीच में मैं आपको परीक्षा उपयोगी जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। बस वीडियो को पूरा देखना है मेरे साथ। और इसमें कुछ प्रश्न संस्कृत के भी आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिंदी की शिक्षक भर्ती में संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको अन्य राज्य वाले जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा छोड़ सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें व्याकरण के प्रश्न भी अधिक पूछे गए हैं, लेकिन ये वही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन है, बिहारी, मतीराम, दुलारे लाल भार्गव और वियोगी हरि। अब बिहारी और मतीराम की यदि मैं बात करूं तो ये दोनों ही रीति काल के कवि हैं, और मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो आधुनिक काल में दिया जाता है। तो 2 तो हमने वैसे ही एलिमिनेशन के द्वारा बाहर कर दिए, ये तो होंगे ही नहीं। अब बचते हैं दुलारी लाल भार्गव और वियोगी हरि। शुक्ल की पुस्तक मैंने आपको पढ़ाई थी, अभी पुरानी धारा के कवि मैं आपको जब पढ़ा रही थी तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वियोगी हरि जी की, क्योंकि आप लोग शुक्ल की पुस्तक से कहीं मुझे कोई विद्यार्थी ऐसा सुनने में आया कि शुक्ल की पुस्तक में रचनाएं नहीं दी हुई हैं, जबकि शुक्ल की पुस्तक से बाहर कुछ कभी पूछा ही नहीं गया। यह भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य लिखा है ना, दोहों में लिखा है, सतसई के नाम से इसको जानते हैं। प्रयाग के साहित्य सम्मेलन में 1200 रुपए का पुरस्कार इसे मिला था, तो ये मंगला पारितोषिक पुरस्कार है जो इनको दिया गया था। वियोगी हरि जी के जस्ट नीचे से लिया गया है दुलारे लाल जी भार्गव को, यानी यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया है, और यहाँ साफ लिख रहा है इनको भी मिला है
लेकिन इनको क्या मिला है, दुलारे दोहावली, तो ये भी सत सही हो गई जिसमें दोहा का क्रम है। तो इसमें टीकमगढ़ राज्य की ओर से 2000 रुपए का देव पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 वियोगी हरिवीर सतसई पर 1928 में उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब दूसरा प्रश्न है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन डयनम। इनको मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जहां आवश्यक है वही मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी। अदश शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा अमुष्या। ये सब संस्कृत से पूछे जाने वाले जो संधि वाले हैं या जो संस्कृत के शब्द हैं, इनको आपको जब यूपी का मतलब आपकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ नोट्स दे देंगे, उसमें से आप इसे कर लीजिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आने वाला हो, यदि आने वाला है तो उसे कहेंगे आगमिष्यत पति का, और अगर जाने वाला है तो प्रोषित पति का। ठीक है, तो सही उत्तर होगा डी। वकील किस भाषा का शब्द है, तो यह अरबी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि नेट की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सट्टक क्या है, सट्टक एक प्रकार का नाटक है, सट्टक एक प्रकार का नाटक है। यूपी पीजीटी में इस तरीके का एक ना एक प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल अनिवार्य है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। महिला कथाकार जहां टॉपिक आपका लग जाता है वहां से ये प्रश्न है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। नेट के पुराने पेपर में बार बार रिपीट होने वाला यह प्रश्न है। जिन विद्यार्थियों ने नेट के पेपर नहीं देखे हैं वो भले ही आप पीजीटी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा फाइनल आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी का स्तर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी क्रम में नेट के पुराने पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं, उनको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाइए। 30 से 40 पेपर हैं, यानी 2-2.5 हजार आपके प्रश्न वहां से तैयार हो जाते हैं। और इतने प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होंगे। जब आप स्वयं परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि कितने सारे प्रश्न वही हैं, वही पूछे जाते हैं, मुख्य ही पूछा जाएगा। जिनकी आत्मकथा में कुछ विशेष बात है, जिन्हें कोई पुरस्कार मिला हुआ है, जिनकी प्रसिद्धि पाई हुई रचनाएं वही पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि परीक्षक का मन आता है और वो कहीं से भी प्रश्न बना देता है। उसके सामने पुस्तकें हैं और पुराने पेपर हैं और सिलेबस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है, हम हशमत। इसके 3 भाग हैं, यहाँ हालांकि 2 ही दिए हुए उसके, तो मैं कृष्णा सोबती की है हम हशमत, सही उत्तर है। अब बाकी 3 ऑप्शन में जो दी हुई हैं संस्मरण कृतियां, उनके भी हम उत्तर देख लेते हैं। हो सकता है अगली बार वो हमसे पूछ ले स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्मरण है, तो ये राजकमल राय जी का है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन में सुधिया उस चंदन के वन की, यह संस्मरण कृति किसकी है, तो यह विष्णुकांत शर्मा जी की है। चौथे नंबर का है संस्मरण और श्रद्धांजलियां, यह संस्मरण कृति किसकी है, तो यह दिनकर जी की कृति है। अच्छा, इसमें एक और देख लीजिए, श्रद्धांजलि और संस्मरण अगर ऐसे घुमाकर आ जाए तो फिर वो मैथिली शरण गुप्त की संस्मरण कृति है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती जी। अलंकेश पर्यायवाची है, तो अलंकेश पर्यायवाची है कुबेर का। लंकेश रावण को कहते हैं और रावण का भाई अलंकेश कुबेर है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ। शब्द को ध्यान से देखिए, अनभिज्ञ एक विज्ञ होता है वो गलत होता है, अनभिज्ञ का होगा भिज्ञ। ठीक है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा लंग लकार यानी भूतकाल, अनय, ऑप्शन डी। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। और निराला की साहित्य साधना किसकी पुस्तक है, यह रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। इसका 69 में प्रकाशन हुआ था और 1970 में इसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो कृति या तो विवादास्पद रही है या पुरस्कृत रही है या अपने समय से थोड़ा हटकर लिखी हुई कृति है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यही कृतियां बार बार रिपीट होती रहती हैं परीक्षा में। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो के लिए। पठी तुम पढ़ने के लिए, खादी तुम खाने के लिए, तो के लिए और को है ना, खाने को पढ़ने को और के लिए, इसके अर्थ में तुमुन शब्द प्रत्यय का प्रयोग होता है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, सम धनकार, तो ये सम उपसर्ग का प्रयोग होता है जो ऊपर बिंदी लगी हुई है और ये आधा से इसको आप म के अर्थ में प्रयुक्त करेंगे। गांव के चारों ओर जल है, संस्कृत अनुवाद इसका क्या होगा, ग्रामम
परितः चारों ओर जलम अस्ति, ग्राम के चारों ओर जल है। और वाक्य कभी कभी पूछ लिया जाता है गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम परितः वृक्षः, है ना। तो मतलब यही थोड़ा सा जल पूछ लिया, कभी वृक्ष पूछ लिया, ऐसे थोड़े बहुत अंतर होते हैं। और एक पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो ये कुछ रटे हुए से वाक्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, पंक्तियां, है ना। आगे देखते हैं, सुआगतम में कौन सा संधि सूत्र लागू होता है? इको यणची, यण संधि का सूत्र है ना, इको यणची, तो वो वाला सूत्र इसमें लागू होता है। सतहो शचुना शचुः सूत्र के अनुसार सचित्व संधि का कौन सा उदाहरण सही है? रामस धन चिनौती, रामश चनौती। तो इसमें आधा श आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी श है और ये शचु है, इसको ऐसे लगाएंगे और इसमें लगाएंगे सुआगतम स्वागतम, तो ई को यणची, यण संधि है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए नेट में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रमानुसार लगाना है। भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों का सही क्रम कौन सा है? तो यूपी पीजीटी में भी क्रम पूछा जा रहा है और नेट के पेपर में भी क्रम पूछा जाता है। अब नेट के पेपर जिन्होंने सॉल्व किए वो इस प्रश्न को गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि रट गए होंगे। निराला की साहित्य साधना भी रटा हुआ है और यह भी। भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और गुप्त, है ना, लट कुक यक गुप्त, है ना। इस तरीके से शॉर्ट इसके और भी हैं बहुत सारे, पर उस पर फिर विचार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की पंक्तियों के माध्यम से छंद अलंकार पूछे जाने का ये जो ट्रेंड है यूपी में बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में देखने को मिलेगा आपको। किस तरीके से देखते हैं। माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो प्रतीप अलंकार यहाँ लक्षित हो रहा है। जब छंद अलंकार आपको करवाए जाएंगे तो वहां आपको डिटेल से करवा दिया जाएगा। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो यहां पर करुण रस अभिव्यंजित हो रहा है, करुण। अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है? जी नहीं। अभिधा का सीधा अर्थ होता है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है? बिल्कुल नहीं। लक्षणा का अलग है, व्यंजना अलग है। तो अभिधा शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर, अभिधा किसी पर भी नहीं होती। अभिधा सीधी जो बात कही जाती है वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत है, ठीक है। और जिसमें कुछ लक्षण आपको दिख रहा हो, किस जैसे कि वह तो गाय जैसी है, वो तो बिल्कुल एकदम गाय है, तो वो लड़की गाय नहीं है बल्कि गाय जैसी सीधी है, तो ये लक्षण शक्ति हो गई। और व्यंजना के तो आप व्यंग्यार्थ के अर्थ में होता ही है। चौथा ऑप्शन और देखते हैं, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। जी ये बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। क्योंकि जब तक आप उसका सही अर्थ नहीं जानोगे तब तक ना तो लक्षण सही से आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंग्य किया है। जब तक कि आपको अर्थ नहीं मालूम होगा। तो लक्षणा और व्यंजना में अभिधा हो सकती है, लेकिन अभिधा में लक्षण या व्यंजना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। कौन सा छंद है? तो इनकी मात्राएं हमें देखनी पड़ेंगी, गिननी पड़ेंगी। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अब 24वें नंबर पे देखते हैं। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। कौन सा गुण है? देखते ही पता चल रहा है, ओज गुण है। वीर रस का भाव है तो ओज गुण है। माधुर्य प्रसाद का तो भाव है ही नहीं। इस प्रकार पंक्तियों के माध्यम से प्रश्नों को पूछे जाने की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती के पेपर्स में आपको देखने को मिलेगी। कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वरलय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, सब आलिंगन क्या है? बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। तो इसमें वचन दोष है ना। पढ़ने पर नीचे की दो पंक्तियां देखिए, थोड़ा हिसाब नहीं बैठ रहा। सब आलिंगन क्या होता है ना, एक सब आलिंगन मतलब एक वचन है और सब आलिंगन तो थोड़ा बैठ नहीं रहा। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो जटिलता से सरलता की ओर।
आगे देखते हैं, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? नेट के पुराने पेपर में बार बार हम पढ़ के आए, हबीब तनवीर की। कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? तो ऋतु संहार नहीं आती है। रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव तीनों कालिदास की रचनाएं हैं और लघुत्रयी के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। आगे देखते हैं, कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? तो इनके थोड़े से जन्म काल देखने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी आपकी जैसे ही परीक्षा तिथि नजदीक आएगी, आपको एक संस्कृत के प्रश्नों का एक छोटा सा नोट्स के रूप में बना के मैं दे दूंगी, वहां से आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं, उपमा कालिदासस्य भारवीय अर्थ गौरवम, ये पंक्ति है प्रसिद्ध। तो इसके अनुसार कौन हो गए? भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। बभूव धातु रूप किस लकार का है? लिट लकार का है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? प्रादय। विष्णवे का संधि विच्छेद है विष्णुधन ए। सूची ए को सुमेलित करना है, बीसी यानी रचनाएं सुमेलित करनी है। तो हम सभी जानते हैं कालिदास की है मेघदूतम, अभी यही की यही लघुत्रयी में पूछा है। देखिए ये साफ ही है, लघुत्रयी में कालिदास की 3 रचना आती है, रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। यूपी पीजीटी में अगर कालिदास को पूछने लग गए तो इस तरीके का पैटर्न नहीं, 2016 का प्रश्न पत्र भी मैं आपको करवाऊंगी तब बता दूंगी, वैसे मैंने करवा दिया है। एक ही लेखक से पूछ लिए, उसकी कृति भी, मतलब एक ही लेखक से या एक ही कृति से 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आप इसको देखिएगा, फिर मैं आपको अभी स्पष्ट करती हूँ। कालिदास की है मेघदूतम, दोबारा रिपीट हो गया है प्रश्न। भास की है स्वप्न वासव दत्ता। मम्मट का है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, काव्यादर्श के रचनाकार कौन से हैं? तो ये मैंने आपको नेट के पेपर में भी बताया था। काव्य आदर्श, आदर्श का यदि आपको पालन करवाना है तो किसका प्रयोग करना पड़ता है? यदि आपको आदर्श समाज की स्थापना करनी है तो किसका प्रयोग भी करना पड़ेगा? दंडे का। तो दंडी का काव्यादर्श ट्रिक थी, इसके माध्यम से कर सकते। कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? अब ये देखिए तीसरा पूछा है इन्होंने कालिदास से। अब जब यहाँ पे वो आप लिख के ही दे रहे हो कि लघुत्रयी में हम जानते हैं कालिदास की रचनाएं आती हैं। अब रघुवंशम और कुमार संभव दोनों को यहाँ एज इट इज इन्होंने पूछ लिया, रघुवंशम और कुमार संभव। अब ये तो कालिदास की हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, सभी जानते हैं। बची एक उत्तर रामचरित, तो ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। इस उत्तर रामचरित में भवभूति जी ने करुण रस का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि दुनिया में केवल एकेव रसे करुणा ही एकमात्र रस है ना, बाकी कोई रस है ही नहीं। केवल पूरी संसार में कौन सा रस है? करुणा। और यह चीज उत्तर रामचरित में जो है, इसका ही प्रसंग मैंने आपको साकेत जब मैथिली शरणगुप्त का पढ़ाया था तो वहां भी पद्य था, करुणे तू क्यों रोई, उत्तर में है तू और अधिक रोई। ठीक है, यह प्रश्न जो है कई तरीके से नेट परीक्षा में भी पूछा गया है, 2003 में भी पूछा गया है, 2005 में भी पूछे गए हैं। ऐसे 2-3 प्रश्न इन 37 प्रश्न के अंदर अभी तक रिपीट हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। अब भवभूति और कालिदास पर ही यह परीक्षक कितना ध्यान केंद्रित करेगा, इसको भी देखते हैं। पितरौ शब्द में कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? पितरौ यानी द्वंद्व समास हो गया। माता च पिता च, दोनों का बराबर महत्व होता है, दोनों पद जहां समान अधिकार रखते हैं। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आज्ञा व आशीर्वाद के अर्थ में। पठतु है ना, तो लोट लकार आज्ञा व आशीर्वाद के अर्थ में। असभ्यम अस्मभ्यम शब्द रूप है अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, ये सब याद करने पड़ेंगे यदि आप उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं तो। पट धातु के लंग लंगार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा? अपठ्याम। मत्याम शब्द रूप है मति शब्द की सप्तमी का एक वचन। मुकुट शब्द किस कोटि का है? तो तत्सम है, मुकुट राज मुकुट। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? यह प्रश्न भी मैंने आपको शुक्ल की पुस्तक के अंतर्गत करवाया था और आपको इस चीज को अंडरलाइन भी मैंने वहां पे करवाया था, क्योंकि आधुनिक काल में एकमात्र त्रिलोचन शास्त्री जी ही हैं जिनकी रचनाओं में आपको मैथिली की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। मैंने आपको जैसा कि अभी कहा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक के समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि फॉर्म भरे ही 5 लाख भरे जाएं, 10 लाख भरे जाएं या 1 लाख भरे जाएं, जो कंपटीशन होता है वो मात्र कुछ हजार विद्यार्थियों के अंतर्गत ही होता है। बहुत से लोग फॉर्म भर के पेपर देने नहीं जाएंगे विभिन्न कारणों से। बहुत से लोग केवल ऐसे ही दे देते कि चलो
एमए कर रखा है तो दे के देख लेते हैं, बीएड कर रखा है तो दे के देख लेते हैं। असली जो कंपटीशन होता है वो कुछ विद्यार्थियों में, कुछ हजार विद्यार्थियों में ही होता है, और उनमें से भी फाइनल सिलेक्शन उनका होता है जो 3-4, यूपी 2016 का रिजल्ट आपने देखा होगा कि 89% पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जो कुछ 5-7 प्रश्न हैं, वो जो कठिन वाले प्रश्न जो विद्यार्थी सॉल्व करते हैं, कंपटीशन बस उनके बीच में ही रहता है। बाकी सरल सरल जो प्रश्न हैं जो आपको प्रत्येक गाइड में प्रत्येक जगह मिल जाएंगे, वो उनके आधार पे सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, अगर आप उनको भी नहीं कर पा रहे हो फिर तो आप दौड़ में हो ही नहीं, लेकिन सरल कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। सिलेक्शन ऐसे कठिन प्रश्नों से ही होता है, और जिसमें से यूपी का हिसाब या कोई भी पेपर का हिसाब ये है शिक्षक भर्ती, क्योंकि 5-7 प्रश्न तो उसको गलत लिखने ही है पेपर में, फिर वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। तो वो 5-7 प्रश्न तो उसको गलत करने ही है, और फिर हम भी अगर गलत करेंगे तो फिर हिसाब नहीं बैठ पाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे फिर कहूंगी कि अगर आप उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्ल की पुस्तक को पढ़िए, और जो छोटी छोटी चीजें वहां पे दी गई हैं उनको आप ध्यान रखिए। इंटरव्यू तक के लिए आपके लिए वह पुस्तक पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता? पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी ये वही है जिसको नेट के पुराने पेपर सॉल्व करते करवाते बार बार मैंने कहा था, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, 3 इसकी बोलियां हैं प्रमुख, बार बार पूछी जाएगी। प्रश्न कैसा भी बने, पूछी यही बोली सर्वाधिक जाती है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अधिशासी। लिखने का तरीका ये वाला शुद्ध है। युधिष्ठिर में कौन सा समाप्त है? तो युद्ध में स्थिर है जो, अर्थ इसका ये होता है, लेकिन ये बहुब्रीहि है क्योंकि ये अर्थ युधिष्ठिर किसके लिए रूढ़ है? पांडवों में जो सबसे बड़ा है वो युधिष्ठिर है, हम इसी नाम से जानते हैं, तो बहुब्रीहि समास हो गया। आगे देखेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयित्री, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिका, जो पूजा के योग्य हो, पूज्य। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विज्ञ अशुद्ध है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सही शब्द है विज्ञ। यह अभी अभी ही पूछा गया था पहले वाले पेज पे, और उनको शब्द ही नहीं मिल रहे। यूपी पीजीटी के पेपर में ये खास बात मैंने देखने को देखी है कि एक ही लेखक या एक ही पुस्तक से वो चिपक जाते हैं, और 2-3 प्रश्न एक ही जगह से पूछे जा रहे हैं, शब्द तक नहीं मिल रहे बेचारों को पेपर बनाने के लिए। ऐसी दयनीय स्थिति है ना, यूपी के जो परीक्षक सेट करते हैं पेपर, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। 7-8 प्रश्न ऐसे थे, आंसर की आने के बाद, सुधार होने के बाद भी 2016 के वो लास्ट तक क्लियर ही नहीं होके दिए, है ना। चलिए, कौन सा अल्प विराम है? तो अल्प विराम होता है ये वाला, सी नंबर का। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विश्लिष्ट। राजशेखर की रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये बाल भारत करके कोई रचना है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आप हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सत्यर्थे पथ पृथ गर्थाया स्वर-व्यंजन संहते क्रमेण तनेवावृत्ति मयंक विनि गद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? विश्वनाथ ने दी है। तो विश्वनाथ से संबंधित ये दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे ना, अच्छे से देख लीजिएगा। विश्वनाथ को संबंधित दूसरा या तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है ना। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि हिंदी की जगह संस्कृत पूछ ले तो 3 कर दीजिएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है ना। अब बहुत से लोग आपने देखा होगा ना, दही खाली, दही खाली, दही, अरे भाई दही खाने की स्त्रीलिंग नहीं है, दही खाली या सही शब्द, दही पुल्लिंग है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो ज्योत्सना में, जहां आधा त और आधा स है, ये वाला सही है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है सन्यासी, या तो 2 आधे न लगाइए आप, या स के ऊपर बिंदी लगा के काम चलाइए, सन्यासी। जिसका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ हो, अजात शत्रु। कृतज्ञ का अजान बाहु वो होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक की हों, वो अजान बाहु होता है। दोनों ही शब्द बार बार पूछे जाते हैं ना। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न, ये भी बार बार पूछा जाता है। बादल का पर्यायवाची है नहीं है, तो जलद है, नीरद है, मेघ है, वारिधि नहीं है। अगर वारिद होता, द धातु देने के योग में द धातु का प्रयोग होता तो जल को देने वाला बादल है, नीर को देने वाला बादल है। वारिद होता तो वारी को देने वाला, वारी यानी जल, तो उसको देने वाला भी वारिद होता, लेकिन यह है वारधि। धी शब्द लगने से धारण करने के योग में यह हो गया समुद्र का पर्यायवाची। जलधि, यदि द की जगह धी लग जाता तो ये भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाता। इसी प्रकार निरधि भी हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
है ना। और यदि यहाँ पे ज लग जाए, जलज, तो किसका हो जाता है, कमल का पर्यायवाची होता है। जन्म देने के योग में, जो जल से जन्म दे रहा है वो हो गया जलज, कमल। इसी प्रकार जो नीर से जन्म दे रहा है वो हो गया नीरज, तो कमल हो जाएगा। वारिज, तो भी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। इस प्रकार इन वारी, जल और नीर के माध्यम से समुद्र, बादल और कमल, तीन के पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं और एक न एक पूछा ही जाता है। कौन सा वाक्य सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। कादंबरी किसकी रचना है, बाण भट्ट जी की है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है, विश्वनाथ जी का ही कथन है। अब विश्वनाथ के पीछे पड़ गए तो 3 से लेके तीसरा या चौथे नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे। भारवी द्वारा रचित कौन सी है, किरातार्जुनीयम। अभी पूछा था भारवी अर्थ गौरवम, कहा था ना, ये किरातार्जुनीयम, ये दूसरी बार भारवी का प्रश्न पूछ रहे हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है, विशाख दत्त। संस्कृत में इतने विद्वान हैं पर इनको कोई नहीं मिलेगा, एक के पीछे पड़ जाते हैं। 2-3 प्रश्न उठा के एक जगह से पूछेंगे। अभी आपने देखा नहीं, आगे बढ़ेंगे तब देखिएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प देखने से पता चल रहा है पुल्लिंग है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो जो विसर्ग होता है उसे अयोगवाह कहा जाता है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रवि और भास्कर, आप सभी जानते होंगे। रवि, आदित्य, भास्कर, भानु सभी जानते होंगे। अब जो संशय होगा वो 2 के बीच में होगा, हंस अथवा सारंग। हंस है या सारंग है। अब देखिए एक छोटा सा दोहा है, आपने सुना होगा, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मुक्तिक शेष नहीं निकला उनको चरता चरता। तो इसमें हंस जो शब्द आया है, किसका उदाहरण याद आया, कुछ साकेत पढ़ा है मैथिली शरण गुप्त का, वहीं से है ये पद। तो हंस इसका सूर्य का तात्पर्य होता है कि सूर्यों के निकलने पर एक भी तारागण शेष नहीं रहता, ऐसा लगता है उनको ये चरता चरता निकल आया है ना। और उसकी बूंदें भी पेड़ों पर नहीं दिखाई देती, पत्तों पर, जब धूप निकल आती है। तो इस तरीके से भी आप यदि चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब पर्यायवाची वगैरह हमें रटने हैं, बल्कि कविताएं पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें स्वयं ही आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरंग का सही शब्द विलोम है बहिरंग, बहुरंग नहीं, अंतर फिर बहिर, ठीक है। शब्दों को सही से आप करेंगे, नहीं तो बहुरंग नहीं करेंगे, बहिरंग। पर्यंत और पर्यंक का अर्थ भेद चयन कीजिए। तो पर्यंत यानी तक, जीवन पर्यंत, जीवन तक, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, और पर्यंक होता है कीचड़ के अर्थ में। तो सही ऑप्शन है पहला, पर्यंत मतलब तक और पर्यंक मतलब कीचड़। अब है 75 नंबर पे देखते हैं हम आज के प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न सॉल्व करेंगे। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह किसकी पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाने वाली हैं। क्या नेट, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या पीजीटी और टीजीटी में भी पूछ लेता है। केशव दास, जिनको रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ऐसे के ये केशव दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कभी ये पूरा दोहा उनका बहुत ही प्रसिद्ध है कविता के संदर्भ में। और ऊपर वाली जो पंक्तियां वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आगामी परीक्षा में यदि वो पूछे तो वह भी आप बता दो। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवृत ऐसे करके है, और भूषण बिनु न विराजती कविता वनिता मित्र। यदि कोई भी कविता कितनी भी अच्छी हो, यदि अलंकार उसमें नहीं है तो वो उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती जिस प्रकार कोई महिला कितनी भी सुंदर हो, लेकिन यदि वो आभूषण पहने नहीं हो तो वो सुंदर नहीं लगती। ऐसा मानना है केशव दास जी का। और रामचंद्रिका में इन्होंने इतने छंदों का, इतने अलंकारों का प्रयोग एक पंक्ति में किया कि उससे छंदों का अजायब घर कहा जाने लगा। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, फुटकल कवित्वों का संग्रह किसने कहा। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको ये सारे प्रश्न रटा दूंगी परीक्षा तक, गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। बस नियमित बने रहना है मेरे साथ और पुराने पेपर सॉल्व करते रहना है। पुराने पेपर और शुक्ल और आपका सिलेबस, 3 चीज रख लीजिए आप स्टडी टेबल पे, तो बहुत सारे, आपका बहुत बड़ा पार्ट तैयार। अब मैं ये नहीं कह रही, अब देखिए शुक्ल एक इतिहास का ग्रंथ है, अब ये तो हो नहीं सकता कि आप कहें कि मैडम काव्य शास्त्र के प्रश्नों को आप इन पुराने पेपर को कर लोगे ना, इससे बाहर नहीं जाएगा काव्य शास्त्र का पत्र। प्रश्न में बार बार कह रही हूँ कि यही प्रश्न, कुछ ही प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आपको याद करवा दूंगी, बस वीडियो देखना है
और यदि किसी दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ किसी कारण से, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज आप यदि पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे इतना कुछ आपके लिए उपलब्ध है, जो आप बस अपना सिलेबस उठाइए, कौन सी कहानी लग रही है वो पढ़ डालिए चैनल से, कौन से निबंध लग रहे हैं पूरे पूरे पढ़िए। एक बार में समझ नहीं आए दोबारा पढ़ लीजिए। आपको सिलेबस उठाना है और चैनल पे बनी हुई प्लेलिस्ट चेक करनी है, कौन सी कविता लग रही है, कौन से नाटक लग रहे हैं, सब कुछ उपलब्ध है। और जो नहीं है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं करवा दूंगी। प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, बाद में वन लाइनर भी करवा दूंगी, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगी और पूरा तैयार करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, किसी प्रश्न पे संशय है उसे लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ मेरी दृष्टि में चूक जाए तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके संशय का निवारण करके मैं उत्तर दूंगी, लेकिन नियमित बने रहना पड़ेगा। बस बाकी काम मेरा वो मैं कर लूंगी। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? अब ये एक और स्तरीय प्रश्न जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का है, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको फिर मैं ले जाऊंगी शुक्ल की बुक की तरफ। ये मैंने आपको इसमें से देव कवि पढ़ाया था, मेरे पास बुक है, आज मैं रख के बैठी हूँ, क्योंकि किसी ने इस बात पे संशय किया कि शुक्ल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतनी कठिन बुक है, ये है वो है। बड़ा मुझे दुख हुआ कि यदि शुक्ल को नहीं पढ़ोगे आप तो इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से दोगे। ये है देव वाला प्रकरण है, 13वें नंबर पर देव कवि का इन्होंने उल्लेख किया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, वहीं देख लीजिएगा आप देव वाला वीडियो। उसके अंतर्गत देखा है कि शुक्ल जी इस बात की आलोचना करते हुए लिख रहे हैं, लेकिन ये भाव वही है, संचारियों में एक छल और बड़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। छल संचारी वह संस्कृत की रस तरंगणी से जहां से और बातें ली गई हैं, यहां से देव ने लिया है। तो छल संचारी का किसने प्रयोग किया है? छल संचारी भाव का देव ने। तो देव वाला प्रसंग ये जो है आपका, ये रहा देव का प्रसंग, यहाँ आपको शुक्ल की पुस्तक में ये आसानी से मिल जाएगा। तो इस पेपर में 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको गाइड्स में नहीं मिलेंगे और जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और जो सरल प्रश्न है जो सब जगह मिलेंगे उनसे सिलेक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, वापस लौट के आते हैं 77वें नंबर प्रश्न की तरफ। एको रस है करुणेव, एको रस है करुणेव किसने कहा है? अभी अभी बताया भवभूति ने। उत्तर रामचरितमानस में ये पेन नहीं चल रहा है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा भवभूति की उत्तर रामचरितम में उन्होंने करुणा को ही संसार का एकमात्र रस माना। एको रस करुणेव, केवल संसार में एक ही रस है करुणा। दूसरी या तीसरी बार घुमा फिरा के इस प्रश्न को एक ही प्रश्न पत्र में पूछ रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। रट गया? यही याद कर लीजिए, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम और उसमें उन्होंने कहा है एको रस है करुणेव, ठीक। और इसी को लेकर मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा है? करुणे तू क्यों रोई, उत्तर में है और अधिक रोई। साकेत नहीं पढ़ा हो ना, पढ़ लीजिएगा, नवम सर्ग के प्रमुख अंश उस पर उपलब्ध है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये तो अभी के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, रूपक अलंकार है। सिंधु सेज पर धरा बधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा तो है नहीं, लक्षण भी नहीं है। अब है ये सिंधु सेज पर धरा बधु, व्यंग्यार्थ, व्यंजना, व्यंग्यार्थ निकल के आ रहा है तो व्यंजना शब्द शक्ति। आगे बढ़ जाते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। ये तो बार बार ही रिपीट होता है। हिंदी की वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 50। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जैसे देखिए, तत्सम के अंतर्गत जो संस्कृत के सीधे शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं वो तत्सम के अंतर्गत है। जैसे अभी हमने मुकुट देखा, तद्भव में वो हैं जो हिंदी के शब्द हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द वो होते हैं जो बाहर की भाषाओं से लीजिए, अंग्रेजी के मान लीजिए, जैसे अंग्रेजी का कोई वर्ड है ट्रेन, हमने ले लिया ट्रेन। अब दो भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बना शब्द कौन सा है? रेल गाड़ी। ये दो भाषाओं से बना रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी अपना हिंदी का शब्द। इस तरीके से दो भाषाओं से कौन सा बन गया? रेलगाड़ी। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज कह देते हैं। तत्सम मैंने बता दिया, तद्भव बता दिया, संकर बता दिया, विदेशी बता दिया। अब देशज 5 प्रकार के ये शब्द होते हैं। देशज वो है जिनका पता ही नहीं चलता कि वो आए कहाँ से और भाषा में होते हैं, है ना। कुल्लड़ बहुत मस्त मस्त होते हैं। अभी आप लोग याद करिएगा कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं ना, बड़ी हंसी आती है। बड़े अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे शब्द होते हैं जिनके अर्थ तो नहीं पता, पर सुन सुन के इतने कंठस्थ है ना कि अगर है ना कोई बात हो जाती है ना तो फिर वही निकलते हैं मुंह से सीधे। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? फालतू की बातें छोड़ते हैं, भक्ति की ओर चलते हैं। भक्ति काल की तरफ ये बढ़ गए हैं।
तो इनको देखते हैं क्या कह रहे हैं। भक्ति काल के विषय में पूछ रहे हैं समय सीमा क्या है, तो इनमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है 1375 से लेके 1700 तक। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी अर्थात कौन? कबीर वगैरह, तो संत कवि हो गए। ज्ञान की बात है तो वहां संतों की बात है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत काव्य के रचनाकार कौन से हैं? जायसी। अब देखिए यहीं पे अटक के रह जाएंगे, जायसी, प्रेमाख्यान, पद्मावत, जायसी। पूछ लिया ना, जैसे कि ऐसा लगता है परीक्षक ने बुक खोली, उसको जो पेज मिल गया वहां से उठाया और सीधे सीधे 2-3 प्रश्न टेप डाले। रसापकर्षकः दोषा उक्ति किस आचार्य की है? हद करके पटक दी यार इन्होंने। विश्वनाथ से इनका 4 से लेके 5 प्रश्न इन्होंने इस पेपर में पूछ लिए, है ना। एक के पीछे पड़ गया तो बस पड़ गया। अब देख लीजिए आप विश्वनाथ कितना इंपॉर्टेंट है। रसापकर्षकः दोषा। चलिए भाई ये इनकी पद्धति है, हमें तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, परीक्षार्थी जो ठहरे। किरति भिनति भूति भल सोई सुर सर सम सबका हित होई। तुलसीदास की पत्नियां हैं, लोक मंगल का भाव है, सीधा सही है, स्वांत सुखाय नहीं है, सम सब कहा हित होई, जहाँ सबके हित की बात है तो वहां लोक मंगल का भाव है, सीधा सीधा। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरन के। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। घुमा के प्रश्न पूछ लिया है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कि रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। अगर आपको रीति संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं पता है तो आप इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। और वामन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्य अलंकार सूत्र। इस तरीके से उत्तर दे देंगे, नहीं तो सूत्रवर्ती, काव्य अलंकार, काव्यादर्श अब काव्यादर्श तो हमें पता ही है कि दंडी का है, और काव्य अलंकार सूत्र इसको पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा। और छोटी सी ट्रिक मैंने आपको नेट के परीक्षाओं में बताई थी, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। सूत्रों की और रीति की बात कौन करेगा? वामन। रीति नीति के कार्य कौन करता है? आपको कोई पूजा पाठ करवानी हो, कोई रीति पूछनी हो, कोई त्योहार तीज पूछना हो, किससे पूछते हैं आप? वामन से। तो रीति कौन बताता है? वामन। तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तक, ये ट्रिक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस ट्रिक है सिर्फ। रीति का सूत्र कौन बताता है? कौन बताएगा? ब्राह्मण वो वामन बताएगा। अब सूत्र वृत्ति इससे नहीं लगा देना, याद रखिएगा, सूत्र और सूत्रवृत्ति, तो सूत्र ही लगाएगा, बस इतना ही है। घनाक्षरी छंद है, वर्णिक छंद है। भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं, बार बार पूछा जाता है, रट डालिए से। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध किससे? विभाव से। एक ये जो है ये भी बार बार पूछा जाता है ना। चिरजेवी जोरी जुड़े क्यों ना हो सनहे गंभीर, ये घटिये वृषभानुजा वो हलधर के वीर। तो कौन है भैया? तो इसका सही उत्तर है व्यंजना शब्द शक्ति हलधर के वीर। हलधर के वीर कौन हो गए? हलधर कौन हो गए? बलराम। और उनके वीर कौन हो गए? कृष्ण। और वृषभ भानुजा कौन है? राधा। वृषभ ना, वृषभ भानुजा, तो उनकी बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है? पूर्वी हिंदी से संबंधित। ये तो आपका दूसरा तीसरा प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा था। पूर्वी नेट के पेपर में भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार दोहराया था। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां याद कर लीजिए। 33 बाघने पूर्वी अवध में घूम रही हैं, तो अवधि, बाघिन से बघेली, नहीं 33 नहीं 36 है ना, छत्तीसगढ़ी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधि और बघेली, ये पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं। 36 बाघिनें पूर्वी अवध में घूम रही हैं। रेलगाड़ी शब्द है, जल्दी से बता दीजिए, मैंने आपको अभी बताया है, संकर शब्द है। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। पुराने नेट के पेपर में बार बार पढ़े आए हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये भी नेट के पेपर में पढ़ के आ चुके हैं। यात्रा वृतांत है, अज्ञे जी का है। एक बूंद सहसा उछली, यह भी अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। हिंदी के काव्य भाषा परख समीक्षक का क्या नाम है? इसमें दिया हुआ है उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसको मैं चेक करके बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक है वो साहित्य के संबंध में, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास करके मेरे पास बुक है। बाकी मैं इसे चेक करके बता दूंगी। आप वैसे इस बुक में उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी दिया हुआ है, आप लोग अपने स्तर पे से चेक करिएगा थोड़ा सा। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो ये खंजन नयन है। तो ये सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगर आपसे नेक्स्ट परीक्षा में पूछ ले कि खंजन नयन के लेखक कौन है, तो अमृतलाल नागर आप कर दीजिएगा। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं शिव मूर्ति। शिव की मूर्ति को कसाईबाड़े में नहीं रखते, ये ट्रिक आपको नेट के पेपर में मैंने बार बार बताई है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, नेट के पेपर जरूर लगाइएगा।
कल से लगाना शुरू कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी इन पेपर को देख रहे हैं, पूरी सीरीज आप चेक करेंगे। इस पेपर को देखिए, इसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और उत्तर प्रदेश के जितने भी पीजीटी के पेपर हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आपको सॉल्व करने। इसी प्रकार मैं टीजीटी की भी प्लेलिस्ट दे दूंगी। कोई प्रैक्टिस सेट अलग से करने की जरूरत नहीं है। पुराने पेपर में पूछे हुए प्रश्न बार बार दोहराए जाएंगे। यदि मैं आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस सेट बना के देती हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए, लेकिन इनमें से 100% पूछे जाएंगे, ये निश्चित है। तो जो निश्चित है उस पर काम करिए, स्मार्ट तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है जो पेपर में हमारे काम आए। इन मुसलमानन हरिजन पर कोटक हिंदू वारी, किसका कथन है? सभी जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, क्योंकि शुक्ल की पुस्तक अभी अभी हमने समाप्त करी है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको बार बार करवाया है, परिचय भी जब करवाया था तब भी बताया था, नेट के पेपर में भी बताया था। इस पंक्ति को रट लीजिए, और किसी के के संदर्भ में नहीं कही जाती, मुक्तिबोध के संदर्भ में कही जाने वाली अलग सी विशिष्ट प्रकार की पंक्ति है, और तो आप इसको रट लीजिएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने दिया था। इसके कुछ नोट्स भी आपको लेखन पद्धतियों वाले और ये सब नोट्स में उपलब्ध करवा चुकी हूँ, चैनल पे देख लीजिएगा। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? अब देखिएगा प्रश्न पूछ तरीका देखिएगा इनका। 3 प्रश्न एक ही, जैसे शुक्ल की पुस्तक को खोला, उसके एक ही पृष्ठ से इन्होंने 4 प्रश्न बनाए। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ये भी उसी पैराग्राफ में शुक्ल जी ने। चंद्रवरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान के थे, ये भी वहीं से लिया। ये शुक्ल भी नहीं, सभी बुक्स में मिल जाएगा। खैर, ये तो पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचनाएं? चंद्रवरदाई की। और आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर। और कवि जगनीक की रचना कौन सी है? आल्हा खंड। ये सारे के सारे प्रश्न एक ही पैराग्राफ में से या एक ही उसमें से इन्होंने ले लिए गए। विशेषतः चंद्रवरदाई वाला, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, वीरगाथा काल, और मतलब 3 प्रश्न एक ही उसमें से ले लिए गए। पैराग्राफ भी नहीं चेंज किया, वहीं से ले लिए, है ना। और जगनीक की रचना है परमाल रासो, ठीक है। तो उसका एक खंड है आला खंड, उदल खंड में से उसका एक ही आला खंड है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये पुराने तीनों पेपर में लाइन से रिपीट हुआ है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? और डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी नोट्स में मैंने आपको बनाया है, एक छोटा सा आपको क्या बोलते हैं उसको, जो भी ये फ्लो चार्ट सा बना के बताया, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी थी, विशेषतः ये वीरगाथा वाला और ये पूर्व मध्यकाल वगैरह ये सब। जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये भी मैंने आपको शुक्ल पढ़ाते समय कर दिया था, और ये प्रश्न एज इट इज शुक्ल की पुस्तक में से पूछा गया है। ये किसी भी गाइड वगैरह में आपको अब तो मिल जाता है, क्योंकि ये 2006 के पेपर में पूछ लिया। बाकी बेसिकली किसी इतिहास ग्रंथ में आपको ये बुक नहीं मिलते हैं, और ये कुछ प्रश्न हैं, इसके लिए शुक्ल पढ़ना पड़ेगा। श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ये भी नोट्स में से आप देख लीजिएगा, सब मिला हुआ है। रीतिकाल का कौन सा कवि है जो एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी, बार बार सभी जानते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहते हैं। केशवदास से पूछा गया तीसरा या चौथा प्रश्न है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। आपको शुक्ल की पुस्तक पढ़ाते समय बार बार मैंने बताया। आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित कहा जाता है, गद्य काल। और गद्य काल किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, ठीक है। तो ये भी आपको शुक्ल की पुस्तक से मिल जाएगा। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में मिलता है? मुकुटधर पांडे की में। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको क्यों शुक्ल को पढ़ना है ना। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम? त्रिलोचन दी से दूसरा प्रश्न पूछ लिया। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ये वाला है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी लेखक का नाम? बालकृष्ण भट्ट। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली। ये किसका है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल जी का है या किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। ये शायद हमारे नेट के सिलेबस में भी हैं ये सभी, ये नहीं है, बाकी तो हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन से नहीं रहे? तो इसमें शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, महावीर प्रसाद तो थे ही, श्री नारायण और श्याम सुंदर दास जी भी थे, शांति प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे, और नागरिक पंचायत सभा के संपादक मंडल में ये थे। जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप क्या है? गीति नाट्य है करुणालय, बार बार पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न नेट के पेपर में इतनी बार पूछे गए कि अब रट से गए। कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग वैतरणिक। काशी का 80, इसमें काशी का वर्णन है। गली आगे मुड़ती है, इसमें भी है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये सभी है ना दलित लेखकों की रचना है, अलग अलग वैतरणी में नहीं है काशी का वर्णन। तो इसी के साथ हमारे 125 प्रश्न हमने कर लिए हैं, और मिलती हूँ कल एक नए प्रश्न पत्र या किसी नए निबंध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद। बाकी आप कोई रचना पढ़ना चाहते हैं जो आपके पास उपलब्ध नहीं हो, बुक वगैरह, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई समस्या संशय हो, पेपर में किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा हो, सब कुछ कमेंट कर सकते हैं। अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करें, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।